तो सबसे पहले नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि वीएसएससी का जो ड्राइवर का एग्जाम 18 फरवरी 2024 को जो हुआ था, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है, ये जो आज का जो पेपर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो इसकी आंसर की जो है ऑफिशियल जो जारी हो चुकी है, और हमने इसको सॉल्यूशन भी पहले कर लिया है, लेकिन आज जब फाइनल आंसर की आई तो दोबारा से इसको हम ढंग से देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है कि स्पीड गवर्नर इज रिक्वायर्ड फॉर स्पीड गवर्नर की आवश्यकता किसको होती है। तो आप सभी को पता है, स्पीड गवर्नर जो होता है स्टेज कैरिज व्हीकल के लिए काम में आता है। दूसरी बात मैं बात बताना चाहूंगा, जो भी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल है ना, ट्रांसपोर्टेशन में या ट्रांसपोर्ट पीली जो नंबर प्लेट के व्हीकल है, ऑलमोस्ट उन सभी में, जिसे कैंपर आती है आजकल, कैंपर है, बस है, ट्रक है, इन सभी में स्पीड गवर्नर लगा होता है। और ये कानूनी एक अनिवार्यता है, आपको लगाना ही पड़ेगा। तो स्टेज कैरिज इसका सही जवाब हो जाता है। अमूमन जो पर्सन आते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेज कैरिज आपको लगाना है। स्टेज कैरिज को आप एक कह सकते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने आ चुका है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में गति सीमा का उल्लेख है। आप सभी को पता होगा, एकदम सिंपल सा आप जो है क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मेंशन अबाउट स्पीड लिमिट 112 इसका जवाब हो जाएगा। और इसको अगर आप उल्लंघन करते हैं तो 183 लागू होता है। 183 में आपको पता है, एलएमवी और एचएमवी में अलग अलग जुर्माना है। एलएमवी में 1000 से 2000 का जुर्माना है, ठीक है, और एचएमवी में 2000 से 4000 का जुर्माना है। ये एलएमवी और एचएमवी में जुर्माने के में जो पेनल्टी है, इसमें भी डिफरेंस है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। स्टॉप लाइन का से क्या तात्पर्य, स्टॉप लाइन क्या होती है। आप सभी को पता होगा, कहीं पर भी हम जाते हैं तो वहां पर अगर रोड के ऊपर उसको पार करने के लिए जगह बनी हुई होती है, तो उसके ठीक पहले यहां पर स्टॉप लाइन होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो इस ये स्टॉप लाइन जो है पेडेस्ट्रियन या चौराहे पर, वहां पर चौराहे पर एंट्री करने से रोकने के लिए, जब रेड सिग्नल हो या येलो सिग्नल हो, तो उस कंडीशन में रोकने के लिए स्टॉप लाइन होती है। तो स्टॉप लाइन के बारे में आपको बताना है कि स्टॉप लाइन का मतलब क्या है। तो स्टॉप लाइन सड़क जंक्शन या पैदल यात्री क्रॉसिंग के दृष्टिकोण पर सफेद या पीले रंग की 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक रेखा है, वो स्टॉप लाइन के रूप में होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर मैं एक आप चीज को आप लोगों को बताऊंगा, यार एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है कि ये 5 सेंटीमीटर है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर वाली थोड़ी सी चीज मुझे भी कंफ्यूज कर रही है, हम कंफर्म करेंगे। और हमने जो सॉल्यूशन किया था आंसर की से पहले, केवल हमने उसका रेफरेंस यही दिया था कि जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर वाला थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है। तो इसके बारे में मैं जानकारी दे दूंगा, अगर ऑब्जेक्शन के लायक होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अवगत करवा दूंगा। बाकी बोर्ड का आंसर सी है, तो हम अभी एक बार सी को लेके चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। ट्रेलर का पंजीकरण चिन्ह ट्रेलर के खालिस्तान तरफ प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर देखो प्रश्न किस हिसाब से पूछा है। ट्रेलर का पंजीकरण आपको पता है, पहले तो ट्रेलर होता क्या है। ट्रेलर होता क्या है, ट्रेलर एकमात्र ट्रॉली है। इसमें क्या करेंगे, पहले एक तो होगा इंजन ट्रक, इंजन ट्रक होगा, इंजन ट्रक होगा, इसके पीछे हम जोड़ेंगे ट्रेलर को। ठीक है, ट्रेलर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एक यौगिक वाहन। क्या बन जाएगा, यौगिक वाहन। यौगिक वाहन को हम आर्टिकुलेटेड व्हीकल के नाम से भी जानते हैं, आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड व्हीकल अब इसको हम कहेंगे। तो ट्रेलर केवल ट्रॉली हो गई, ट्रेलर केवल ट्रॉली हो गई, ट्रेलर के पास इंजन नहीं है। फिर भी जो ट्रेलर होता है उसके ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए। तो यहां पर ट्रेलर के आगे वाले पार्ट पे तो होगा ही नहीं, है ना। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि भी फ्रंट में उसके तो होगा ही नहीं, और इसमें कहीं पर भी फ्रंट आया भी नहीं है। तो यहां पर लेफ्ट राइट रियर ये तीन ऑप्शन है। तो यहां पर रियर में होना चाहिए था, रियर में भी होना चाहिए था, लेकिन यहां पे राइट आ गया। देखो राइट वाले दोनों गलत हो जाएंगे, राइट साइड में पंजीकरण प्लेट नहीं होती, है ना। ये आपको ध्यान देना है। अब ये लेफ्ट किस साइड से किस साइड को मान रहा है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो ट्रेलर होता है, माना कि ट्रेलर जो है इसका मुंह इधर है, तो आप इसका लेफ्ट किधर मानोगे, राइट किधर मानोगे। मेरे हिसाब से तो लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहां पर ये इस प्रश्न को मैं स्टार लगाता हूं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर जो बोर्ड का आंसर आया है, वो ऑप्शन नंबर एक लेफ्ट साइड में आया है। ठीक है, तो यहां पर भी आप थोड़ा सा ध्यान से इस प्रश्न को खोजबीन करें कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बाकी बोर्ड का जो आंसर है ऑप्शन नंबर एक आया है। ठीक है, प्रश्न संख्या आपके पास 5 आ चुका है।
द कलर ऑफ रिफ्लेक्टर एंड रेट टू रिफ्लेक्टिव टेप एज पर रूल 104 इन व्हीकल इज फ्रंट साइड सेल बी इन। आप सभी को पता होगा रिफ्लेक्टिव टेप की बात हुई है, तो फ्रंट में कौन सी होती है? व्हाइट होती है। और साइड में कौन सी होती है? येलो होती है, ठीक है। और रियर में यानी पीछे कौन सी होती है? रेड होती है। तो ये सभी को पता होगा, तीन प्रकार की रिफ्लेक्टिव टेप होती है। तो यहां पर कौन सा पूछा है? फ्रंट में पूछा है, तो फ्रंट में कौन सी हो जाएगी? सफेद रंग, पीला, एम्बर और लाल। तो फ्रंट में व्हाइट कलर की हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक व्हाइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट खालिस्तान का होता है। प्रधानमंत्री होता है, इसकी जो गाड़ी होती है वो एक प्रकार की पर्सनल व्हीकल, कोई ट्रांसपोर्टेशन में काम नहीं आ रही, वो एक पर्सनल व्हीकल है। और पर्सनल व्हीकल की जो गाड़ी है यहाँ पे सफेद कलर में होगी। हमने पिछले वीडियो में गलती से इसको पीला कलर बता दिया था, ठीक है, कॉमर्शियल यूज बता दिया था, कॉमर्शियल यूज नहीं पर्सनल यूज है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर व्हाइट कलर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम क्लियर कट है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं कि भाई नीचे दी गई जो नंबर प्लेट है वो कौन सी व्हीकल के लिए होती है? आपको पता है यहाँ पे ब्लू है, ब्लू, ब्लू पर व्हाइट, तो ये होगा आपके डिप्लोमेटिक, फॉरेन डिप्लोमेटिक ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने आ चुका है। तीसरे पक्ष के जोखिमों के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा अनिवार्य है। यानी कि इंश्योरेंस जो होती है, इंश्योरेंस किस एक्ट या किस जो सेक्शन के तहत जो है कंपलसरी होती है, ये आपको बताना है। तो सेक्शन आपको पता है 145, 146 और 147, ये तीनों जो है इंश्योरेंस के बारे में बताती है। तो 146 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा यहाँ पर आप 196 के बारे में सोच रहे होंगे। 196 जो है ऑफेंस है, इसका अपराध करने पर है, जो कि 2000 रुपए जुर्माने के बारे में भी उल्लेख करती है, ठीक है। लेकिन यह है ऑफेंस करने पर, धारा 146 का उल्लंघन करने पर। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने आ चुका है भाई। किसी भी प्राधिकरण के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा से छूट दी गई है, उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, एक तो इंश्योरेंस होगी, एक तो क्या होगी? इंश्योरेंस होगी, एक इंश्योरेंस से छूट होगी। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें फॉर्म संख्या 53 होगी। जिन व्हीकल को इंश्योरेंस से छूट चाहिए, छूट छूट चाहिए, तो फॉर्म 53 होगा। और बनवाएंगे किसमें? और इंश्योरेंस किसमें होगी? इंश्योरेंस होगी फॉर्म संख्या 51 में, ठीक है। ये आपको ध्यान में वो रखना है। तो यहां पर इंश्योरेंस के बारे में धारा 145, 46 में, 47 में बताया गया है, और फॉर्म संख्या 51 में इंश्योरेंस को जारी किया जाता है। और लास्ट में मैं बताऊं, छूट वाले व्हीकल है उनकी इंश्योरेंस छूट जो होती है वो यहां पर 53 में दी जाती है। पर्सन संख्या 10, सभी मोटर वाहनों को इसके द्वारा कवर किया जाना चाहिए। सभी मोटर व्हीकल जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से कम यहाँ पे कवर होनी चाहिए। ये भी यहाँ पर आपको धारा 146 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑफेंस करेंगे तो 196, जुर्माना 2000 और सजा 3 माह की, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और अब आपसे पूछे कि इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस से संबंधित फॉर्म पूछिए, तो एक तो 51, एक 53, 53 में छूट है और 52, 51 में क्या है? जारी की जाती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में वो रखना है। पर्सन संख्या यहाँ पे 11, औपचारिकता पूरी होने के बाद राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए ले जाए गए दुर्घटना में शामिल वाहन को के भीतर वापस कर दिया जाएगा। कोई भी एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस वाले गाड़ी को पकड़ के ले गए हैं, तो उसका वो इंस्पेक्शन करेंगे और कितने समय बाद उस व्हीकल को वहां से रिलीव कर देंगे। तो इसके लिए जो टाइम लिमिट होती है वो 24 घंटे की होती है। कितनी होती है? 24 घंटे की। ऑप्शन नंबर 11 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें रखना है। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। केरल में दो पहिया मोटरसाइकिल की अधिकतम गति सीमा क्या है? तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। आपको पता है स्पीड रूल, स्पीड रूल का जो एक नियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल जो होती है इसकी स्पीड लिमिट मैक्सिमम 80 और मिनिमम मिनिमम 60 बता रखी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, स्पीड के बारे में बात करते हैं तो स्पीड का जो उल्लेख है धारा 112 में किया गया है, और इसका अगर उल्लंघन करते हैं तो सेक्शन 183 यहाँ पे लागू होता है। और इसमें आपको मैंने बताया था कि एलएमवी और एचएमवी दोनों के मामले में अलग अलग जुर्माना है। एलएमवी में 1 से 2000 है और एचएमवी में 2 से 4000 है, ठीक है। ये वेरिएबल एक जुर्माना होता है। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने आ चुका है। एक निजी सेवा वाहन होता है। देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन लगाएंगे। ऑब्जेक्शन किस हिसाब से लगाएंगे भाई? देखो मैं आपको चीज बताऊं, कोई भी व्हीकल है वो अगर सर्विस के लिए काम में आ रहा है, सर्विस के लिए काम आ रहा है, तो वो एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। इतना आप समझो। आप ये देखो, एक एक निजी सेवा वाहन है। एक तो नाम होता है देखो प्राइवेट व्हीकल, केवल इतना प्राइवेट और व्हीकल, वो निजी वाहन है।
ये प्राइवेट सर्विस व्हीकल है, यानी कि आपके जो पर्सनल जो हम कह सकते हैं जो बिजनेस है, जो उद्योग धंधे हैं, वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको लाने ले जाने के लिए आप काम में ले सकते हैं। लेकिन क्या वो एक सवारियों को ढो रहा है ना, तो वो एक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है जो यात्रियों को या जो आपके कर्मचारी उनको लाने ले जाने का। लेकिन वो एक निजी सर्विस है, आपके खुद के बिजनेस की है, लेकिन काम तो कॉमर्शियल हो रहा है ना पैसे कमाने के लिए, तो वो एक सर्विस व्हीकल हो सकता है। तो यहाँ पर परिवहन वाहन ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, केवल अगर प्राइवेट और व्हीकल नाम आता, सर्विस शब्द नहीं आता, तो हम कह सकते थे कि वो एक गैर परिवहन वाहन है, ये एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट वाहन है। लेकिन हम इस निजी सेवा वाहन को पब्लिक सर्विस व्हीकल नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, सार्वजनिक सेवा वाहन आप नहीं कह सकते इसको। प्रश्न संख्या 14, डबल डेकर वाली बस की कुल ऊंचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप सभी को पता होगा सिंगल अगर है तो 3.8 और डबल है तो 4.75 मीटर यहाँ पे जो है इसकी जो हाइट है गाड़ी की हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, डबल डेकर बस वो होती है जिसके बस के ऊपर बस बनी होती है, डबल डेकर, ठीक है। दिया गया चिन्ह क्या दर्शाता है, आप सभी को पता है, एक ट्रेन दिख रही है, एक तो होती है ट्रेन, एक होती है जाली। जाली दिखे तो वो गार्डेड होती है, और जिसमें ट्रेन दिखे तो वो अनगार्डेड होती है। गार्ड और अनगार्ड ये दो शब्द आप पकड़ो। तो यहां पर आप देखो, यहाँ पे सीधी ट्रेन दिख रही है, तो अनगार्ड आपको देखना है। गार्ड शब्द है, गलत हो गया। रेलवे सेक्शन नियर बाई, रेलवे ओवरब्रिज, अनगार्डेड, अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी नहीं, आपको यहां पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रेणी एन मोटर वाहन का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेगरी एन मोटर व्हीकल। आप सभी को पता होगा, एल जो होता है 2 और 3 पहिया वाहनों के लिए, एम कैटेगरी होती है वो पैसेंजर या यात्री गाड़ियों के लिए होती है, और जो कैटेगरी एन होती है वो माल परिवहन, है ना, या गुड्स में कह सकता हूं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए गुड्स का परिवहन करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जहां पर यात्री दिखे वो एन के लिए गलत हो जाएगा, यात्री ये भी गलत हो गया। देखो यहाँ पे एल 2 और 3 पहिया है, लेकिन एम में भी चार कम से कम पहिए होंगे, एन में भी कम से कम 4 पहिए होंगे। तो यहाँ पर देखो 3 पहिया वाहन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर अपने आप निकल के हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैंने कैसे इसका आंसर निकाला है। मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा एक पुलिस अधिकारी को किसी वाहन को हिरासत में लेने की अनुमति देती है। आप सभी को पता होगा, धारा 206 यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जब्त करने या डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की आप राइट्स जो देते हैं। और यहाँ पे धारा 207 है, व्हीकल को यहाँ पे सीज करने, व्हीकल को सीज करने का जो आपको है अधिकार देती है, आपको राइट्स है वो देती है। तो प्रश्न संख्या 17 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 207। 206 में डॉक्यूमेंट है, 207 में व्हीकल को सीज करना है। क्यों, अब सीज किस कारण से किया जा सकता है, यहां पर देखो सीज किया जा सकता है अगर आपकी गाड़ी का फिटनेस नहीं है ना? आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, आपकी गाड़ी का आरसी रिन्यू नहीं है, तो इन कारणों से व्हीकल को सीज किया जा सकता है। फॉर्म संख्या 22 दर्शाता है, आप सभी को पता होगा, फॉर्म जो आप जब कोई भी आरसी अप्लाई करते हैं, आरसी अप्लाई करते हैं तो इस समय एक तो 20 में तो क्या करेंगे, अप्लाई फॉर्म होगा, अप्लाई फॉर्म, ठीक है। 21 में सेल सर्टिफिकेट होगा, सेल सर्टिफिकेट, और 22 में जो एक रोड वोर्थनेस सर्टिफिकेट होगा, सड़क का योग्यता प्रमाण पत्र। तो 18 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन किसमें किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था अप्लाई फॉर्म संख्या 20 में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, परिवहन वाहनों का पंजीकरण चिन्ह वाहन के खालिस्तान किनारों पर प्रदर्शित किया जाएगा, आगे पीछे आगे पीछे। अब देखो ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल होंगे, आप सभी को पता होगा जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उनका जो पंजीकरण चिन्ह है, कहाँ सॉरी, परिवहन वाहनों का पंजीकरण चिन्ह वाहन के किनारों पर प्रदर्शित, द रजिस्ट्रेशन मार्क ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल शेल बी एक्सबिटेड ऑन खालिस्तान साइड ऑफ व्हीकल, मतलब वाहन के किस साइड में ये जो है आप इनको प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें बोर्ड का आंसर मैंने आपको बताया था, यानी कि आगे पीछे तो होता ही है, ठीक है, और यहां पर मैंने बताया था बाएं आपको, लेकिन यहां पर बोर्ड का आंसर है आगे, आगे पीछे बाएं और दाएं। इसको लेकर भी आप स्टार लगा लीजिए, इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा विचार विमर्श करना है, और ऑब्जेक्शन बन सकता है कि इसका रूल क्या है कि जो परिवहन वाहन होंगे उनके जो पंजीकरण नंबर होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो कहाँ कहाँ है, हम यहाँ चिपकाते हैं। भाई हमने जो ड्राइवर साइड में पीछे तो लगाए हुए देखे हैं, क्योंकि जब हम टोल पे जाते हैं तो टोल पे जो टोल नाके होते हैं वहां पे साइड से नंबर देखे जाते हैं, कोई भी गाड़ी होती है। इस पे लेफ्ट में तो मान सकते हैं, लेकिन राइट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी थोड़ा सा इसको स्टार लगा लीजिए, और हम इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। बोर्ड का जो आंसर है यहाँ पे अभी डी ऑप्शन आया है, और मैंने आपको सी बताया था, ठीक है।
तो सॉरी, बोर्ड का आंसर डी है, ठीक है ना। तो यहां पर पर्सन संख्या 20 में आगे हम 21 नंबर पे चलिए। रोकें और रास्ता दें को छोड़कर अनिवार्य यातायात चिन्हों का आकार कैसा होगा? रोकें और रास्ता दें, आपको पता है रोकें अष्टभुज में होता है, रास्ता दें त्रिभुज में होता है, बाकी सभी किस में होते हैं? बाकी सभी गोलाकार में होते हैं, अनिवार्य संकेत। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निजी वाहन के रिकॉर्ड की बात करते हैं कि भी रिकॉर्ड्स ऑफ ए प्राइवेट व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल के लिए कौन कौन सी जो दस्तावेज होते हैं वो काम के होते हैं? जीसीआर कॉमर्शियल व्हीकल के लिए होता है, गलत हो गया। परमिट भी गलत हो गया, यहाँ पे फिटनेस भी गलत हो गया। पंजीकरण है आरसी, बीमा, टैक्स टोकन और ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण पीयूसीसी, ये सभी जो है एक प्राइवेट व्हीकल के जो है डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विभाजित मध्यिका वाले 6 लेन वाले राजमार्ग पर सामान्य ड्राइविंग के लिए आप कौन सी लेन चुनेंगे? मतलब आप किस लेन में गाड़ी चलाएंगे? तो आप सभी को पता है, माना कि 6 लेन है तो यहाँ पर 3 तो क्या है, इधर है, और 3 ही क्या है, इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सामान्यतः ड्राइविंग के लिए आप कौन सी लेन को चुनेंगे? तो आप सभी को पता होगा जो फर्स्ट लेन होती है वो एकदम धीमी गति के लिए होती है, ये एक ओवरटेकिंग के लिए होती है। तो आप अब यहाँ पर कौन से में चलाएंगे? सेंटर में चलाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका जो है सेंटर हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय लेन या द सेंट्रल लेन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोटर वाहन के बीमा का प्रमाण पत्र में जारी किया जाता है। मोटर वाहन का जो बीमा इंश्योरेंस है, मैंने अभी आपको बताया था, जो इंश्योरेंस जो होती है हर गाड़ी की आवश्यक है, और वो भी धारा 146 के तहत। यहां पर ऑफेंस करेंगे तो 196 लागू होगी। जारी फॉर्म बात करते हैं इंश्योरेंस के, तो एक तो आपको 51 को याद रखना है, एक 53 को याद रखना है। ये आपको मैंने अभी शायद आपको 1-2 मिनट पहले ही यहां पर इसी क्लास में आपको मैंने बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा? राइट इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। जब कोई मोटर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो इसकी सूचना खालिस्तान के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन, सभी को पता है 24 घंटे इसका जवाब होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब किसी दुर्घटना के कारण तीसरे पक्ष की कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है तो चालक को घटना की सूचना खालिस्तान यहाँ पर क्या करना है आपको? यानी कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है, थर्ड पार्टी के कोई अगर नुकसान होता है तो आपको क्या करना है? नजदीकी पुलिस स्टेशन में आपको इसकी इंफॉर्मेशन देनी है। वो भी कहां? आरटी में नहीं देनी, गलत हो जाएगा। पुलिस स्टेशन में आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। 48 घंटे भी गलत है, 24 घंटे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देनी आपको कंपलसरी है, नहीं तो आप खुद अपराधी इसमें माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 27। A person affected by a motor vehicle accident can file for grant ऑफ कंपेंसेशन बिफोर, यानी आप मुआवजे क्षतिपूर्ति कंपेंसेशन के लिए अप्लाई कहां कर सकते हैं? तो यहां पर ऑप्शन आप सभी को पता होगा, एक मैक्ट मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, मैक्ट की स्थापना सेक्शन 165 के अकॉर्डिंग जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें आपको पता होगा की गई है। तो यहां पर इस मैक्ट का पूरा नाम क्या है? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर हमें कोई भी नुकसान अगर हुआ है, तो कोई भी हमें अगर मतलब लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें मदद की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 165 के अकॉर्डिंग मैक्ट है, यानी कि मोटर दुर्घटना दावा न्याय अधिकरण में करते हैं। प्रश्न 28 आपके सामने आ चुका है। जब कोई ड्राइवर अपना दाहिना हाथ फैलाता है और उसे वामावर्त दिशा में घुमाता है, वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी ऐसे घूमती है लेकिन वो ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तो मतलब कि वो लेफ्ट में टर्न लेना चाह रहा है। तो सीधी सी बात है, इसका ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट टर्न वो लेना चाह रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 29 मोटर वाहन का चालक अपने वाहन को इसके अतिरिक्त पार्क नहीं करेगा, मतलब किसके अलावा कहां पार्क नहीं करेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास, जहां कर्व साइड पर लगातार पीली लाइन बनी हो, बगल में एक और पार्क किया वाहन हो, वन वे निर्धारित सड़क पर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मतलब कि इस पे कर सकता है। वन वे निर्धारित, वन वे रोड है, वहां पे आप पार्क कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर बगल में एक पार्क किया हुआ वाहन है उसके बगल में नहीं कर सकते। जहां कोई कर्व का मतलब मोड़, मोड़ है तो वहां पर आप नहीं कर सकते। पैदल यात्री क्रॉसिंग है वहां भी नहीं कर सकते। तो केवल कहां कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, वन वे रोड पे, ठीक है। प्रश्न इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 30। मोटर वाहन अधिनियम 1939 में खालिस्तान में संशोधन किया गया, आप सभी को पता है। 1939 का जो मोटर व्हीकल एक्ट था वो भारत के स्वतंत्रता से पहले का था, और इसमें स्वतंत्रता के बाद पहली बार संशोधन 1988 में हुआ था। उसके बाद 1992 में भी हो चुका है, और इसके अलावा 2019 में जो अंतिम संशोधन हुआ है वो 5वीं बार संशोधन हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कि सबसे पहले कब हुआ था, ठीक है। तो यहां पर 1988 में, सॉरी 1992 नहीं भाई, 1994 है, ठीक है, 1994। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1988 और 1994, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
शिक्षार्थी यानी कि लर्निंग, शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आप सभी को पता होगा कि शिक्षार्थी जो लाइसेंस होता है वो कितने महीने के लिए वैलिड होता है? तो शिक्षार्थी लाइसेंस आप सभी को पता है 6 महीने के लिए वैलिड होता है। आप इसके लिए जो आप जब अप्लाई करेंगे फॉर्म संख्या 2 में अप्लाई करेंगे। पहली बात तो फॉर्म 2 में अप्लाई करेंगे, इश्यू किसमें होगा? इश्यू होगा आपके 3 में। वैलिडिटी कितनी होगी? 180 दिन, 180 डेज। ठीक है, फॉर्म अप्लाई आप स्थायी डीएल के लिए कर सकते हैं 30 दिन से लेके 180 दिन के बीच में कभी भी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। वह धारा जो अपने सकल वाहन भार से अधिक वाहन चलाने के अपराध को दर्शाती है, मतलब आप इसमें ज्यादा वजन अगर ले जाते हैं तो आपको अपराध बताती है। तो आपको पता होगा धारा 113 में बताया गया है कि आप ज्यादा वजन नहीं लादेंगे तो धारा 194 में ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का आपको कह के आपके ऊपर चालान काटेगी। कितना है? 20,000 एक मुश्त चालान है और 2,000 प्रति अतिरिक्त टन आपका जुर्माना लग सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन संख्या 32 का जवाब कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन किसी भी पर्सन पे आपको लग रही है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपना जो सवाल है भेज सकते हैं 8764188848। ये हमारे नंबर है। और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करके बेस्ट कंटेंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 33, आपातकालीन आपातकालीन ड्यूटी के दौरान सड़क पर निम्नलिखित में से किस वाहन को पहली प्राथमिकता होगी? देखो अग्निशमन है, यहाँ पे कौन कौन से व्हीकल हैं? एक तो यहाँ पे फायर सर्विस, एक एम्बुलेंस, एक पुलिस सर्विस, एक वीआईपी व्हीकल। सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 1 नंबर प्राथमिकता आपको देनी है अग्निशमन को, 2 नंबर प्राथमिकता देनी है आपको किसको? यहाँ पे एम्बुलेंस को, 3 नंबर आपको किसको देनी है? यहाँ पर आप पुलिस और वीआईपी में से 3 नंबर हो जाएगा पुलिस सर्विस व्हीकल, चौथा हो जाएगा वीआईपी व्हीकल। तो ये 4 इस प्रकार से आपको कैटेगरी और वरीयता क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा एक फायर सर्विस व्हीकल को सबसे पहली प्राथमिकता होगी वहां से भीड़ से निकलने के लिए। प्रश्न 34, हाउ लॉन्ग कैन यू ड्राइव ए व्हीकल लीगली इफ द इंश्योरेंस इज एक्सपायर्ड बिफोर यू रिन्यू इट? इंश्योरेंस अगर एक्सपायर हो जाता है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते एक भी दिन, 0 दिन। इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 35, राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने के लिए मल्टी एक्सल वाहन अधिकतम आयु से अधिक नहीं होगी। मल्टी एक्सल की बात हो जाए तो जो नेशनल परमिट होता है, नेशनल परमिट जो होता है, नेशनल परमिट के लिए यहां पर आपको याद रखना है एक तो 12 साल, एक 15 साल। 15 साल किसका होगा? मल्टी एक्सल का होगा। और मल्टी एक्सल के अलावा जो व्हीकल होंगे उनका 12 साल उनकी आयु होगी। यानी कि मल्टी एक्सल वाहनों के लिए 15 साल तक आप नेशनल परमिट ले सकते हैं, 15 साल से ज्यादा पुरानों के लिए नहीं होगा। लेकिन मल्टी एक्सल के अलावा जो व्हीकल होंगे उनको केवल 12 साल तक ही आप नेशनल परमिट दे सकते हैं। जैसे कि पर्यटक परमिट होता है, पर्यटक परमिट, टूरिस्ट परमिट जिसे कहते हैं। टूरिस्ट परमिट अगर मोटर कैब या मैक्सी कैब है तो 9 साल पुराना होने तक देते हैं। अन्य व्हीकल है तो पर्यटक परमिट केवल 8 साल पुराना होने तक ही मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 36 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित ओएसएच रासायनिक लेबलिंग, रासायनिक लेबलिंग से मेल खाता है, मतलब कि ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इसका जवाब क्या होगा? तो ये एक प्रकार से आपको पता है यहाँ पे एक है ऐसे बिखर रहा है चारों ओर, तो एक विस्फोटक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 आपके सामने आ चुका है भाई। यहाँ पे 7.5 टन से कम यानी कि जो एलएमवी व्हीकल है उनकी बात हो रही है, एक होती है एचएमवी। एचएमवी तो यहाँ पर 4 पहिया वाहनों के लिए आवश्यक रेट्रो प्रतिबिंब त्रिकोण, जो कि जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वहां पर आगे पीछे रखने के काम आती है। तो यहाँ पर पूछा है कि छोटे जो व्हीकल होंगे उनको कितने चाहिए? तो एलएमवी जो गाड़ियां होती है जिनका वजन 7.5 टन से कम होता है उनको केवल एक, कम से कम एक है वो नीड होगी कम से कम। और जो एचएमवी होंगे उनको कम से कम 2 तो आवश्यकता होगी होगी, 2 से ज्यादा ही आपको रखने, कम नहीं रखने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित, यहां पर प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क चिन्ह अधिकतम सकल वाहन भार, अधिकतम सकल वाहन भार ग्रोस व्हीकल वेट को दर्शाता है? आप सबको पता है ये तो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड ये, और ये आपकी मिनिमम स्पीड है, मिनिमम स्पीड। ठीक है, और ये आपका एक्सल, एक्सल लोड है। ठीक है, और ये आपका ग्रोस व्हीकल वेट है, जीवीडब्ल्यू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित सड़क चिन्ह दर्शाता, आप सभी को पता है ये सड़क चिन्ह कह रहा है कि आगे जाके आपको राइट में टर्न लेना है, राइट में राइट टर्न जो है कंपलसरी।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा है देखें, प्रश्न संख्या कौन सा है ये, 39 का, इन चार ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? दाहिनी ओर मुड़ना निषिद्ध है, दाएं मुड़ना मुड़ने की अनुमति है, आगे दाहिनी ओर मुड़ना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर वाहन का चालक जो दो लेन वाली सड़क पर दाहिनी ओर मुड़ना चाहता है, उसे दाहिनी ओर मुड़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, अगर आप राइट में मुड़ना चाहते हैं तो सबसे राइट वाली लेन के करीब आप जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मोटवाहन का चालक ओवरटेक करते समय बाधा नहीं डालेगा, किसको? जो पहले से आपको अगर कोई ओवरटेक कर रहा है, किसी अन्य वाहन द्वारा ओवरटेक किए जाने पर आप उसको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाएंगे। मतलब कि इसका कहने का मतलब यहां पर है, कहने का मतलब है, आप अगर किसी व्हीक आपको कोई अगर दूसरा व्हीकल अगर ओवरटेक कर रहा है तो आप उसको बाधा न पहुंचाएं, है ना? हमें अगर कोई ओवरटेक कर रहा है तो हम स्पीड बढ़ा के या जो लेन चेंज करके ऐसा हमें उसको बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा तेज गति से गाड़ी चलाने के दोषी पर पाए जाने पर अपराधियों पर सजा और जुर्माने का उल्लेख करती है? मैंने बताया था तेज गति, स्पीड लिमिट का जो रूल है वो यहाँ पर धारा 112 में बताया गया है। उल्लंघन करेंगे तो 183। 183 भी दो भागों में है, एक एलएमवी है, एक एचएमवी है। एलएमवी के मामले में 1 से 2000 का जुर्माना बताया था, और एचएमवी के मामले में 2000 से 4000 का जुर्माना मैंने बताया था। सेक्शन 183 यहाँ पे हो जाएगा डीएल, आपका सस्पेंड भी हो सकता है, मैं बता दूं आपको, ठीक है? जिससे कि आपको पूछे सस्पेंड वाली धारा है तो 184 है, 185 है, ये भी इनकी धारा है, 189 है, ठीक है, और 194 है। इनमें भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। धारा सॉरी प्रश्न 43, व्यवसायिक वाहन ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? एचएमवी लाइसेंस के लिए आयु कितनी चाहिए ये पूछा है। आप सभी को पता है, पहली बात तो 1 साल का एलएमवी होना चाहिए, 1 साल का, प्लस आपकी उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपको ध्यान है। तो अब आप खुद यहां पर बता सकते हैं, 20 वर्ष या उससे अधिक और गैर परिवहन चलाने का 1 वर्ष का अनुभव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज जरूर करता है लेकिन ज्यादा सरल ही है, यहां पर इसको हार्ड नहीं कह सकते, बेसिक क्वेश्चन है। मोटर वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में जारी किया जाता है। देखो पहली बात तो आरसी जो होती है, आरसी के लिए अप्लाई हम 20 में करते हैं, 21 में सेल्स सर्टिफिकेट होता है, 22 में योग्यता प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, लेकिन 23 में आरसी को इश्यू किया जाता है, ये आपको याद रखना है। फॉर्म 23 इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, मोटर केब का पर्यटक परमिट, मैंने अभी आपको बताया था पर्यटक परमिट कब तक दिया जा सकता है, तो मैंने एक तो 9 बताया था, एक 8 बताया था। तो यहाँ पर गाड़ी कौन सी है? मोटर केब है, तो इसको कब तक दे सकते हैं? मोटर केब को 9 साल तक। अगर मोटर केब के अलावा होगी तो हम 8 साल तक देंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लाल बॉर्डर और दो लाल विकर्ण, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक तो गोल आकृति है, गोलाकार नीला चिन्ह है, इसमें ब्लू इसका संकेत है, इसमें दो रेखाएं बनी हुई है ना, क्रॉस। तो अगर एक रेखा हो तो नो पार्किंग होता है, ठीक है, और दो दूसरी रेखा जो होती है नो स्टैंडिंग या नो स्टॉप, ठीक है, तो ये दोनों होंगी तो नो नो स्टॉपिंग नो पार्किंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार पार्किंग निषेध, ओवरटेकिंग मना है, गाड़ी रोकना मना, नो स्टॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 47, राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने के लिए मल्टी एक्सल वाहनों के अलावा अन्य वाहन की अधिकतम आयु, राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने के लिए मल्टी एक्सल के अलावा, मैंने आपको बताया था मल्टी एक्सल के लिए 12 15 और बाकी के लिए 12 होगी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 हमारे सामने है, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना वाले मामले में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? हिट एंड रन को किस में परिभाषित किया गया है? तो धारा 161 में इसको जो है डिफाइन किया गया है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 49, अष्टकोणीय अष्टकोणीय आकार में एकमात्र सड़क चिन्ह कौन सा? अष्टकोणीय, आप सभी को पता है स्टॉप का जो संकेत है वो यहाँ पर अष्टकोण में होता है, रास्ता देखा उल्टे त्रिभुज में होता है, गिव वे जिसे बोलते हैं, नो एंट्री का गोल आकृति में और ऐसे होता है, और गाड़ी रोकना मना है ये भी गोल आकृति में और क्रॉस यहाँ पे इस टाइप से होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, मोटर वाहन अधिनियम 1988 अनुबंध की धारा 113 में कहा गया है कि चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए। धारा 113 वह 194 का संबंध है, और दोनों ही जो धाराएं हैं गाड़ी के ओवरलोड को दर्शाती है, ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ले जाने की अनुमति से अधिक वजन, है ना, एक्सीडिंग द वेट परमिटेड टू कैरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अंग्रेजी के सवाल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ए मॉडल आई खालिस्तान इन मॉडल टाउन, यहाँ पे अब आपको जो है वर्ब का इस्तेमाल करना है इंग्लिश में, जो एकदम सिंपल टेंस के क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं आई के साथ में जो है प्लूरल वर्ब काम में आएगी, तो यहाँ पे पहली बात तो लाइव नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, लाइविंग कंटिन्यूस नहीं आएगी, टू लाइव भी नहीं आएगा, तो लाइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लाइव, आई लाइव इन मॉडल टाउन।
पर्सन संख्या 52 है, द बॉय वाज खालिस्तान फॉर हिज मिस्टेक। द बॉय वाज, अब देख पा रहे हैं वॉच एक प्रकार की पास्ट जो है वर्ब है, और पास्ट वर्ब है तो पास्ट वर्ब के साथ में यहाँ पे पनिश्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पनिश्ड, द बॉय वाज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक, ये पेशिव में है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 53, दिस इज माय फेवरेट, दिस इज माय फेवरेट खालिस्तान ऑफ जींस, पैर, पियर, पैर और पायर। तो यहां पर देखो, ये मतलब कि यहां पर आपको इन चार वर्ड में से एक जो अप्रोप्रिएट सही जो वर्ड है उसको चूज करना है। पैर यानी होता है जोड़ा, तो मतलब कि जींस का सेट यहाँ पे पैर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 देखो, विच इज एन एडवर्ब अमंग दैट वर्ड्स, यहाँ पे इनमें से जो है एडवर्ब, एडवर्ब कौन सा है जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्विकली, बूस्ट, ग्लो एंड हार्ड, तो इसका प्रश्न का जवाब हो जाएगा क्विकली, ठीक है। हार्ड है, बूस्ट है, ग्लो है, तीनों एडजेक्टिव हैं, और क्विकली एक प्रकार का जो है एडवर्ब है। प्रश्न संख्या 55 है, आई सॉ खालिस्तान ऑफ शीप ग्रेजिंग द फील्ड, यहां पर इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक फ्लो हो जाएगा। आई सॉ ए फ्लो ऑफ शीप ग्रेजिंग द फील्ड, हील्ड, पेक, ग्रुप ये नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 56, द सिनोनिम ऑफ एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट का जो है यहाँ पे जो सिनोनिम यानी कि समान अर्थ वाला जो वर्ड है आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा रिलीव, एग्जम्प्ट इसका हो जाएगा रिलीव। प्रश्न संख्या 57 आपके सामने आ चुका है, द एंटोनिम ऑफ फ्यूरियस इज, फ्यूरियस का आपको विलोम शब्द ऑपोजिट वर्ड आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा काम यानी शांत, ठीक है। प्रश्न संख्या 58 पे चलते हैं। ओवर इंग्लिश लेसन इज खालिस्तान थर्सडे मॉर्निंग, यानी ओवर इंग्लिश लेसन कब है, प्रीपोजिशन का बेस्ट आपको यूज करना है, तो यहां पर हो जाएगा इंग्लिश थर्सडे जो है वीकेंड के डेज का नाम है, तो यहां पर ऑन हो जाएगा। ओवर इंग्लिश लेसन इज ऑन थर्सडे मॉर्निंग। हाउ लॉन्ग खालिस्तान लर्निंग इंग्लिश, तो यहां पर आपको डिड यू, यहां पे बेस्ट वर्ब का आपको इस्तेमाल करना है, तो हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन संख्या 60 है, द चिल्ड्रन गोट, द चिल्ड्रन गोट ड्यूरिंग द लेक्चर, यहां पे जो है बच्चे प्राप्त करते हैं लेक्चर के, इसमें क्या प्राप्त करते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे बोर, बोर्ड, बोर्ड, बोरिंग, मतलब कि अभी बोरिंग एक प्रकार की वर्ब है उसका आपको इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे बोर्ड हो जाएगा। द चिल्ड्रन गोट, गोट आप सबको पता है किस प्रकार की वर्ब, गोट के साथ में बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। द एंटोनिमस ऑफ एंसेस्टर इज, एंसेस्टर का आपको विलोम शब्द यानी ऑपोजिट आपको बताना है, तो यहां पर हो जाएगा यहाँ पे डिसेंडेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पेपर देके आया बहुत अच्छा पेपर यहाँ पे करके आया है। आई हैव नॉट सीन यू, आई हैव नॉट सीन यू 2009, मतलब कि यहाँ पे टाइम आ गया, देखो पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो इसके लिए हम कौन सा जो यहाँ पर है ऑप्शन चूज करेंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ भाई, कमेंट्स आप भी बता दो। आपको पता फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फोर और सिंस का प्रयोग तो आपने देखा होगा, है ना। तो एक अगर पीरियड होता है तो उसके लिए फोर का इस्तेमाल करते हैं, और एक पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम बताते हैं, तो वहां पे सिंस का प्रयोग करते हैं। पर्सन संख्या 63, 63, आई होप एवरीवन लैंड समथिंग फ्रॉम दिस, यानी कि आई होप एवरी, मैं सभी, मैं होप आशा रखता हूं सभी से, एवरीवन सभी से, लैंड समथिंग कुछ सीखने की, फ्रॉम दिस इससे कुछ सीखने की, हेड, हैज, हैव, हैड टू, तो यहां पे जो 63 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हैज, ठीक है। एवरीवन आया ना, एवरीवन के साथ में हैव नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हैव नहीं आएगा, हैज टू भी नहीं आएगा, हेज आएगा ऑप्शन नंबर सी। एवरीवन आते ही सिंगुलर वर्ब काम में आएगी, एवरीवन के साथ में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आपको काम में लेनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम आई के साथ में अगर देखते हैं तो प्लूरल वर्ब हैव काम में लेते हैं, लेकिन एवरीवन आ गया ना, तो एवरीवन से हम हेज काम में लेंगे। द एंटोनिम ऑफ जेन्युइन इज, एंटोनिम जेन्युइन का आपको एंटोनिम यानी ऑपोजिट आपको देखना है, तो इसका जवाब हो जाएगा फेक, जेन्युइन का फेक हो जाएगा। व्हेन आई रीच द बस स्टैंड, द बस, यानी कि जब मैं बस स्टैंड पे पहुंचा था बस निकल चुकी थी, बहुत अच्छा, कई बार, ये देखो एक 8वीं 10वीं लेवल का क्वेश्चन है। हेड लेफ्ट, इधर क्या है, यहाँ पे पास्ट सिंपल है, तो इधर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, है ना, ये आपको ध्यान देना है। अब गणित के क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैं वन बाय वन आपको फटाफट जो है यहाँ पे बताता रहूंगा कि किस प्रश्न का जवाब क्या है। प्रश्न संख्या 66 का जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या जो 67 है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 जो है 68, इसका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा इस भाई ने करके आया पेपर। 69 में, 69 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा इसने पेपर निकाला है। और क्वेश्चन 70 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 71 जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत अच्छा पेपर इस भाई ने निकाला है। 72 जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और 73 जो है 73 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत अच्छा पेपर निकाला भाई ने। 75 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और 76 जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो कितना गजब पेपर निकाला भाई ने। 77 डी हो जाएगा। और 78 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 79 में सी हो जाएगा। और 80 में बी हो जाएगा। एक भी गणित का प्रश्न गलत नहीं हुआ है। बहुत अच्छा इसने पेपर को किया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, आप सभी जानते हैं। और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, चौक, कोयला किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, अवसादी चट्टाने, है ना? तो इस प्रश्न में इन्होंने देखो, ये कोई मैथ का ही स्टूडेंट लगता है मुझे, तो इन्होंने इस प्रश्न को गलत कर दिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवसादी चट्टाने। जैन मुनि गोमतेश्वर की भारत की सबसे ऊंची पत्थर की मूर्ति कहाँ है? जैन मुनि गोमतेश्वर की भारत में सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो यहाँ पर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। ये भी सही किया देखो इस भाई ने। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, पांडुचेरी, झारखंड, दमन दीव, झारखंड। ये भी देखो एकदम सिंपल प्रश्न था, सही किया है। मन्नार की खाड़ी भारत और किस पड़ोसी देश के बीच है? मन्नार की खाड़ी, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है देखो। श्रीलंका और भारत के बीच में है मन्नार की खाड़ी। इस भाई ने देखो गलत कर दिया है। सापेक्षता के सिद्धांत के लिए कौन सा वैज्ञानिक प्रसिद्ध है? सापेक्षता मतलब कि रिलेटिविटी के लिए जो है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए कौन मतलब प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। गजब यार, भाई ने सही कर दिया। किसकी प्रतिमा को स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही गजब का प्रश्न है। ये प्रश्न जो गलत करके आया उसका क्या स्कोर जाएगा भाई? ये देखो गजब का प्रश्न है, एकदम सही करके आए हैं। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस वर्ष की किस तारीख को मनाया जाता है? यानी कि यहाँ पे नेशनल स्पेस डे हम कब मनाते हैं? ये प्रश्न में कई बार आपको बता दिया है, 23 अगस्त को आप मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बहुत अच्छा गजब का प्रश्न है, एकदम सिंपल है, उत्तर प्रदेश। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना के, तो यहाँ पर विवेक राम चौधरी। इन्होंने नहीं किया, इनको नहीं आ रहा था। बहुत अच्छा काम किया भाई, नेगेटिव नहीं गया। विश्व के सबसे छोटे देश का नाम क्या है? वेटिकन सिटी। बहुत अच्छा जवाब इन्होंने दिया है, देखो आप। प्रश्न संख्या 93 आपके सामने। किस देश को अक्सर उगती सूरज की भूमि कहा जाता है? बहुत ही गजब का प्रश्न है। जापान को जो है यहाँ पे लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका के, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 94 का जो है ऑप्शन नंबर 1 रानिल विक्रम सिंघे। ये करंट का ऑप्शन है, वर्ल्ड करंट आ गया है। हाल ही में तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो 95 में इसका ऑप्शन सी रेवंत रेड्डी। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करी है? महालक्ष्मी योजना जो शुरू करी है तेलंगाना राज्य ने करी है। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संवेदनशील सूचकांक को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा निफ्टी के नाम से। जो मुंबई में सेंसेक्स और निफ्टी होता है ना, तो यहाँ पर जो है नेशनल, आप नाम से पता चल रहा है देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो नाम है ना, इसके हिसाब से निफ्टी को जाना जाता है। मुला पेरियार बांध के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार जैन पेनी क्विक थे। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो ग्रह हमारा है बृहस्पति। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो यहां पर आपको पता करना है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। तो काफी अच्छा पेपर हुआ और ऑलमोस्ट बच्चों के पर्सन जो है यहाँ पे कितने सही हो रहे हैं? 70 प्लस अगर स्कोर है आपका, तो आप एकदम श्योर इसमें है, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और बिल्कुल अगर 70 प्लस है तो डरने की आवश्यकता नहीं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और इस भाई के तो और भी ज्यादा मेरे हिसाब से होंगे। तो काफी अच्छा पेपर इस भाई ने निकाला है, तो आप भी निकाल सकते हैं। इसरो का जो पेपर है और इसका जो लिंक है, पीडीएफ का लिंक आपको मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको ये पीडीएफ और पेपर मिल जाएंगी। आपको ये दोनों चीजें हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। इस पेपर का जो पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ है, दोनों आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आपको मिलेगी। आप वहां से ले सकते हैं जो भी लेना चाहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कोई भी क्वेरी, किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के लिए आपको पता होगा कि हमसे आप कैसे जुड़ेंगे। या हमारे नंबर है 8764188848। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम रासर है और मैं ड्राइवर एग्जाम स्पेशलिस्ट हूं। और पिछले कम से कम 5 से 6 साल से मैं लगातार ड्राइवर एग्जाम की प्रिपरेशन ऑनलाइन घर बैठे करवाता हूं। ऑलरेडी मैं पहले से जॉब में हूं, लेकिन आपको घर बैठे समय निकालकर आप लोगों के लिए बेस्ट जो है यहाँ पे कंटेंट और बेस्ट जो है आपके लिए सिचुएशन प्रोवाइड करवाता हूं। घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा जो स्टडी एट होम है, तो उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन है,
जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, एक कुछ शानदार छोटा-सा अच्छा वाला कमेंट करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते।